Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज से हम चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपने इसमें डेवलपमेंट पढ़नी है एम्ब्रियो की, एंड देन आपने कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट पढ़नी है, प्रेगनेंसी पढ़नी है, डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एजिंग। सो इस यूनिट में हमने मेजर कॉन्सेप्ट लेने हैं कि आखिर में डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो रही है तो क्लेवेज कैसे हो रही है, न्यूरिलेशन कैसे हो रही है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है बेसिकली विद द प्रोसेस ऑफ न्यूरिलेशन। सो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होती है एंड ग्रोथ क्या होती है। डेवलपमेंट क्या है, लाइक फर्टिलाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंड एग फ्यूज करते हैं, देन जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जो जायगोट इज एक्चुअली द फाउंडेशन सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ये जायगोट से बन रहा होता है। लाइक ये जायगोट ही है जो मेच्योर हो रहा होता है मल्टी सेलुलर एडल्ट में। कैसे अंडरगो जाता है एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस जो अकर हो रही होती हैं, और देन इस पीरियड को हम कहते हैं डेवलपमेंट। Thus, a single cell called zygote undergoes a series of progressive changes which occur during the period called development and mature into a multicellular adult. एंड ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ में हम ये पढ़ते हैं कि जो परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है, साइज में हो गया, वेट में हो गया, शेप में हो गया, स्ट्रक्चर में हो गया, ये जो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है ये होता है ग्रोथ। और ये हमेशा जब होता है कि जो एक न्यू बॉर्न है और वो बॉर्न हुआ, ठीक है, एंड देन मेच्योर हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस मेच्योरेशन प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ग्रोथ। सो इन बायोलॉजी डेवलपमेंट एंड growth and development are the two distinct processes. Growth refers to an increase in size or number of cells, tissues or organs, often resulting in an increase in overall mass. जबकि अदर हैंड जो ये डेवलपमेंट है रिफर करती है टू द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ज़ायगोट टू एन एडल्ट मल्टीसेलुलर एनिमल। इसको हम कह रहे हैं ये है डेवलपमेंट, जो इन्वॉल्व करती है चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव राइज टू द डाइवर्स सेल टाइप्स एंड ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से, और रिक्वायर करता है प्रिसाइज कंडीशंस ऑफ न्यूमरस सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस। सो व्हाट डज इट मीन बाय फर्टिलाइजेशन? और फर्टिलाइजेशन और उसकी साइड्स हमने पढ़नी है। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये यूनियन रिजल्ट होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट जो कवर्ड होता है विद द लेयर, उसको हम कहते हैं जोना प्लेसूडा। और ये जो जोना प्लेसूडा है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में, जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और इस प्रोसेस को जो ये फैसिलिटेट हो रहा है ये इंजाइम से हो रहा होता है जो ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म सेल होता है एक्रोसोम के पास। ये ब्रेक डाउन करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग को, जिसको हम कहते हैं जोना पेलासूडा। ये भी हम पढ़ लेंगे। क्या होता है कि वंस अ स्पर्म सेल है सक्सेसफुली पेनिट्रेट द एग सेल जोना पेलासूडा, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है एक्रोसोम। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्रोसोम रिएक्शन है जो अकर हो रहा होता है आफ्टर बाइंडिंग टू द जोना पेलासूडा। लाइक क्या होता है कि एक्रोसोम रिएक्शन का ये मतलब है कि जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है रिलीज करता है इंजाइम को जिसका नाम है हेरोनाइटेज। तो ये इंजाइम क्या करता है, ये इंजाइम ना पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है जोना पेलासूडा को। एंड देन जोना पेलासूडा को पेनिट्रेट करने के बाद एक रिएक्शन होता है जिसको हम जोनास रिएक्शन कहते हैं। जोनास रिएक्शन का मतलब होता है कि ये अदर स्पर्म पेनिट्रेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एंड देन एक और काम करता है, एक और काम ये करता है कि इसके पास जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ना फॉर स्पर्मेटोजोआ फॉर स्पर्म, उसको भी इनएक्टिवेट करवा देता है ताकि आगे फर्दर कोई स्पर्म आके फ्यूज ना हो। सो दैट्स वाई चेंजेस अकर होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं एनी अदर स्पर्म को फ्रॉम एंटरिंग। Once the sperm cell has entered the egg cell, two cells fuse होते हैं, their nuclei combine to form a single diploid nucleus। इसको हम कहते हैं कि beginning है development of a new individual की the zygote, जो अंडा हो जाता है series of cell division and transformation and then travel down the fallopian tube। एम्पुला पे हुई थी इसकी fertilization towards the यूट्रस जहाँ पे इम्प्लांट होता है, एंड देन अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करता है। आपने याद रखने वाली बात ये है कि ये जो फेजेस हैं फर्टिलाइजेशन के, इनमें 3 फेजेस होते हैं।
एक फेज़ होता है, पेनिट्रेशन होती है, कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स होता है जिनको पेनिट्रेट करता है स्पर्म। देन दूसरा फेज़ होता है जिसमें पेनिट्रेशन होती है ज़ोना पेलोसुडा की। एंड देन तीसरा रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूजन होती है oocytes एंड स्पर्म सेल्स मेम्ब्रेन की। एंड देन ज़ायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ है, स्पर्म का पहले स्ट्रक्चर बताया हुआ है, एक्रोसोम है ऑफ कोर्स। यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लाई है, ये हेड है, ये मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑफ कोर्स इसको एनर्जी चाहिए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्पर्म मेक्स द वे थ्रू आउट द कोरोना रेडिएटा। ये बना रहा है, मैंने आपको कहा कोरोना रेडिएटा एक लेयर है फॉलिकुलर सेल्स की जो शेड हो जाती है। जबकि जो पेनिजोना पेलेसुडा है ना, ये इम्प्लांट होता है, भी हम पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं ज़रा बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको आगे परेशानी ना हो। तो ये जो जोना पेलेसुडा है ना, ये शेड हो जाता है। उसकी वजह से दो काम होते हैं। एक ये काम होता है कि ये ग्रोथ हो सकेगी, तीसरा काम होता है कि ये पेनिट्रेट ईजिली कर सकता है। तो जोना पेलोसुडा शेड हो जाता है। एक्ट्रोसोमल एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है पोर्शन ऑफ जोना पेलोसुडा को एंड देन पेनिट्रेट हो जाता है इनटू अ मेम्ब्रेन। स्पर्म बाइंड्स टू एंड फ्यूज विद oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन स्पर्म न्यूक्लाई एंटर हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte के एंड देन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं एंजाइम। जोना पेलोसुडा बिकम्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से वो अटैच हो गया और स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस करते हैं लाइक प्रोन्यूक्लाई इनक्लोज हो जाते हैं ना न्यूक्लियर एनवेलप में। प्रोन्यूक्लाई का ये मतलब है कि ये जो स्पर्म है इसके न्यूक्लाई को हम प्रोन्यूक्लाई कहते हैं एंड देन करते हैं जायगोट को। की इंपॉर्टेंस भी बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस रिजल्ट ये होता है, रिजल्ट नंबर 1 ये होता है कि रिस्टोरिंग हो जाती है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। आपको पता है कि स्पर्म और एग हैप्लॉयड होते हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो फिर रिस्टोरिंग हो जाती है और हमें मिल जाते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरिएशन होती है ह्यूमन स्पीशीज़ की फर्टिलाइजेशन की वजह से। इनिशिएशन होती है, क्लेवेज स्टार्ट होता है। क्लेवेज क्या है, बस इसमें डिवीजन हो रही होती है नंबर ऑफ सेल्स की और डिटर्मिनेशन हो रही होती है क्रोमल सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ऑफकोर्स हमें पता है कि जो डिटर्मिनेशन है क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, ये बिकॉज ऑफ किस लिए हो रही है हमें पता है। स्पर्म एक्स भी होता है और वाई भी होता है। मेल की तरफ से एक्स और वाई आता है, उसकी वजह से डिटरमाइन कर सकते हैं हम जेंडर को। सो दैट्स वाई ये फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस होती है, रिएक्शन होता है। और इसमें आपको कैपेसिटेशन नहीं बताया हुआ होता, ये भी एक प्रोसेस होता है। कैपेसिटेशन कुछ 7 आवर्स तक होता है और ये रिमूव कर देता है सेमिनल प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन कोड को एक्रोसोम के। सो दैट्स वाई वो स्पर्म मूव कर सकता है थ्रू कोरोना रेडिएटा। तो ये कैपेसिटेशन होती है। फिर एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एक्रोसोम रिएक्शन में वही एक्रोसोम एंजाइम रिलीज होंगे, जोना पेलोसुडा को पेनिट्रेट कर पाएंगे। देन जोनास रिएक्शन होता है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की एंड देन फॉर्मेशन होती है जायगोट की। ये क्लेवेज है, क्लेवेज को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं मोरोला ब्लास्टोला इवेंट्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन पढ़ा दूँ आपको, इसलिए हम क्लेवेज को ज़रा डिटेल में बाद में किसी टॉपिक में करेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्लेवेज आखिर है क्या। सो बेसिकली क्लेवेज एक प्रोसेस है रैपिड सेल डिवीजन की जो अकर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग विच द जायगोट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स ईच containing a copy of the genetic material from the original cells। और ये जो पर्पस है क्लेवेज का, ये क्यों है, ये इसलिए है is to generate many cells that will eventually form the tissues and the organs of the developing embryo। अभी हम बात करते हैं एक जायगोट है, ठीक है। जायगोट के बाद यहाँ पे दिया वही है, ये इतनी इजी डायग्राम नहीं है, मैं आपको भी डायग्राम अच्छी सी इजी से दिखाती हूँ। तो ये 2 सेल स्टेज है। देन क्या हुआ, ये देन आगे जाके डिवीजन होगी सेल्स की एंड वो बन जाएंगे 4 सेल स्टेज। देन आगे जाके 8 बनेंगे। 8 से फिर ना क्या होता है कि 8 से फिर 12 बन रहे होते हैं, 12 से 16 बन रहे होते हैं। तो ये जो मोरोला है ना, ये होता है 12 to 32 ब्लास्टोमेयर्स। ये जो सेल है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये ब्लास्टोमेयर्स होते हैं और इनको हम कहते हैं कि जो आगे हमने पढ़ा है कि डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है, ऑर्गन्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है। बाकी एक और पॉइंट है कि मैं उनके लिए बता देती हूँ जिनको ज़रा बहुत शौक होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का और ज़्यादा पढ़ने का। तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके 30 घंटे बाद ये क्लेवेज स्टार्ट होती है, जिसमें सेल डिवाइड कर रहे होते हैं रैपिडली। एंड देन इसका ये ज़रूरी होता है कि जनरेट कर सके मैनी सेल्स को दैट विल इवेंचुअली फॉर्म द टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यॉक में, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि टेलोलेसिथल होते हैं और आइसोलेसिथल होते हैं। तो ये मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होती है। सारी क्लेवेज की टाइप्स हैं और यहाँ पे एग्स भी क्लासिफाइड हुए हैं द डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक।
सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोरेला एंड द ब्लास्टोला। मोरेला क्या है? मोरेला रिफर करता है सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, जिसमें ब्लास्टोमेयर्स होते हैं 12 to 32। एंड उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है ब्लास्टोला, जिसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे भी हमने मोरेला की बात करनी है। ये डायग्राम बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, फिर 8 सेल स्टेज है। देन मोरेला बन रहा है जिसमें ज़ोनोपेरोसूडा भी है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। देन ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। क्या होता है कि मोरेला ना एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुई, देन मोरेला आ गया यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड क्या करता है? ये ज़ोनोपेरोसूडा को पास करता है और देन जाता है अंदर मोरेला के, जहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है और ये फिल हो जाती है विद द फ्लूइड। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस कैविटी को हम कहते हैं, एक और नाम आपकी बुक में दिया गया है, और उस कैविटी का नाम है सेगमेंटेशन कैविटी। सो इसके नेम क्या होगा? ये जो कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसील। आपने अभी से भी ये याद रखना है, ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़ देना। मोरेला से ब्लास्टोसिस्ट बना क्योंकि उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी मोरेला में बन गई थी एंड देन फ्लूइड पास होने लगा था, इसको हम कह रहे हैं। देन आके जो ब्लास्टोमेयर्स हैं जिससे मोरेला बन रहा है, ये आगे क्या बन गया? मोरेला क्या बन गया? आगे ब्लास्टोसिस्ट बन गया। लेटर ब्लास्टोसिस्ट को ये कहते हैं कि इसमें पूरी जो ज़ोनोप्लास्टोडा है वो डीजनरेट हो चुकी होती है, क्योंकि ज़ोनोप्लास्टोडा जब डीजनरेट होगी तो तभी इम्प्लांटेशन होगी एंड देन ग्रो होगा एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट, नोन एज ब्लास्टोलेशन। होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इवेंचुअली इम्प्लांट होता है यूट्राइन लाइनिंग में। यूट्राइन लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वहाँ पे ये इम्प्लांट होता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, 3 लेयर होती है, एक स्पंजी लेयर होती है, कॉम्पैक्ट लेयर होती है और एक बेसल लेयर होती है। जो स्पंजी होती है या ये जो कॉम्पैक्ट लेयर होती है इसको हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये शेड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो दैट्स वाई यहाँ पे इम्प्लांट होगी इन द कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, इन द कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ब्लास्टोलेशन सेल्स अब क्या होगा कि ब्लास्टोलेशन बन गया, ब्लास्टोलेशन हो गया प्रोसेस, और इसमें फॉर्मेशन हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं आउटर सेल मास में और इनर सेल मास में। जो इनर सेल मास है इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, ये जो आउटर सेल मास है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये जो इनर सेल मास है एम्ब्रियोब्लास्ट, इससे आगे जाके एम्ब्रियो बनना होता है जो नेम से हमें पता चल रहा है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर लेयर है, इससे हमें प्लेसेंटा मिल रहा होता है। विल द इनर सेल मास विल डेवलप इनटू द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। देन पर आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जिससे हमें प्लेसेंटा मिलना होता है। सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक फॉर्म होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहते हैं, सेगमेंटेशन कैविटी कहते हैं। ग्लास्टोलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट, और ये मैं आपको डायग्राम से ही बताती हूँ कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आखिर होता क्या है। एक लेयर हमने पढ़ ली थी कि सेल डिवाइड हो रहा है, क्लीवेज हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखा देती हूँ। डायग्राम से ही समझ आता है, ये डायग्राम है कि यहाँ पे ये इनर सेल मास है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है जिसमें सीलोम भरा हुआ फ्लूइड आ गया था एम्ब्रियो में, एंड देन इसको ब्लास्टोसिस्ट इसी की वजह से कह रहे हैं, इस कैविटी की वजह से कह रहे हैं। एंड देन ये आउटर सेल मास है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट है एंड देन इम्प्लांट हो रहा है। ऑफ कोर्स हमने कहा था कि इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोला की, ब्लास्टोला इम्प्लांट होता है। तो ये जो इम्प्लांटेशन हो रही है शेड होने के बाद, ज़ोनोपेरोसूडा की डीजनरेट होने के बाद, यहाँ पे यूट्राइन कैविटी बताएगी कि ये हो रहा है इम्प्लांट। ये डायग्राम है, ये हमें पता है कि ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जहाँ पे इम्प्लांट हो रहा होता है ब्लास्टोला। ये है एम्ब्रियोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट। दूसरी ज़रा कैविटी, ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अब दूसरी डायग्राम देखें, दूसरी डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट हो गए सिंसीटी और साइटो में, जो आगे हम पढ़ेंगे आपकी बुक में है। बट आपने अभी क्या किस बात पे फोकस करना है? आपने हाइपोब्लास्ट पे फोकस करना है। ये जो एक लेयर बन रही है, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एपिब्लास्ट क्या होता है और हाइपोब्लास्ट क्या होता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बट वैसे समझ नहीं आ सकता है कभी भी। तो एपिब्लास्ट क्या होता है और हाइपोब्लास्ट क्या होता है? ये जो
हाइपोब्लास्ट है ये प्रिमिटिव एंडोडर्म होता है, इसकी वजह से एंडोडर्म बनना होता है। जो एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है ये दोनों क्या है, ये सेल ऑफ इनर मास है या एम्ब्रियोब्लास्ट हम कहते हैं, जो डिफ्रेंशिएट होते हैं टू लेयर्स में। एक होती है हाइपोब्लास्ट और एक होती है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलम्स में बने होते हैं, और ये जो हाइपोब्लास्ट है ये कुबॉइडल सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट टू द ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है या ब्लास्टोसील है। ये हो गया हाइपोब्लास्ट और ये हो गया ये जो हमारे पास हम बता रहे हैं कि कॉलमनर सेल्स है, ये क्या है, ये कॉलमनर सेल्स है एपीब्लास्ट। ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है ट्रोफोब्लास्ट की, जो आई गेस आपकी बुक में नहीं दिया है। ट्रोफोब्लास्ट की वजह से प्लेसेंटा वगैरह बन रहे होते हैं, तो ये नहीं बताया गया, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स होती है, सिंसिचियो और साइटो। तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आपने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बारे में याद रखना है। अब क्या होता है कि ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हैं जो बन चुके हैं, यहाँ पे ऊपर एक कैविटी होती है, इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और जो नीचे वाली कैविटी होती है इसको हम कह रहे होते हैं यॉर्क सैक। मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि ये एमनियोब्लास्ट है, जिससे एमनियोटिक कैविटी बननी होती है। ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है। ये बस आपने ये याद रखना है। और ऑफ कोर्स ये नीचे वाली तो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, जिसको हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं। ठीक है। देन क्या होता है कि जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, इसमें कुछ थिकनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये हो गई एक लेयर एपीब्लास्ट की और ये एक लेयर हो गई हाइपोब्लास्ट की। ठीक है। मुझे याद रखना है, याद रखना है कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द स्टार्ट ऑफ 3rd वीक। ये वाइटल स्टेज है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और इसमें सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मूवमेंट हो रही होती है। इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है 3 जर्म लेयर्स की। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इवेंट्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर्स 3rd वीक में हो रही होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये जो लेयर्स हैं डेवलप होती हैं इनटू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज में। जैसे लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, तो ये एंडोडर्म से बन रहा होता है। हार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक लेयर है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एक एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट, ये मेरे पास बुक है, ये एपीब्लास्ट है और इसके नीचे वाली बुक हाइपोब्लास्ट है। अब यहाँ पे मिड लाइन पे क्या बन रहा होता है, मिड लाइन पे स्ट्रीक बन रही होती है, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। एंड देन इसके अंदर एक ग्रूव होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, जिसकी वजह से सेल अंदर जा रहे होते हैं हाइपोब्लास्ट के पास। उसके ऊपर एक नोड होता है और इस नोड के अंदर एक डिप्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। द प्रोसेस बिगिंस विद द प्रिमिटिव स्ट्रीक, इन्वेगिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन, और ये एंडोडर्म फॉर्म करती है। कैसे फॉर्म करती है, इसके सेल्स होते हैं जो अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, ये एपीब्लास्ट है और इसके सेल्स अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रूव है। तो ये जो सेल्स, अब क्या हुआ कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसकी वजह से सेल अंदर जा रहे हैं। अब ये जो सेल अंदर जा रहे हैं, ये यूँ भी जाएंगे, ये आगे भी जाएंगे, तो ये जो नीचे जा रहे होते हैं ना, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, जिसको हम नाम देते हैं मेसोडर्म का। और ये जो हाइपोब्लास्ट होता है, ये क्या था, ये प्रिमिटिव एंडोडर्म था, तो ये रिप्लेस हो जाता है और बन जाता है एंडोडर्म। यहाँ पे हमने सिर्फ यही बात करी है कि फॉर्मेशन होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक की, जिसकी वजह से सेल्स क्या होते हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं वो अंदर आना शुरू होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रूव। एंड देन क्या बनते हैं, एक 3rd लेयर बन जाती है, हाइपोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंडोडर्म। यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर्मेशन हो रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अलग है, एंडोडर्म बन रहा है, बीच में है कि मेसोडर्म है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, जिसकी वजह से सेल्स क्या हुआ देख सकते हैं आप, ये सेल्स अंदर जा रहे हैं और ये बन गया ये सेल। यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत इजी डायग्राम, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये सेल क्या हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जिसकी वजह से नेबरिंग सेल्स अंदर जा रहे हैं। ये अंदर जाएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा हाइपोब्लास्ट को प्रेशर देंगे, उसकी वजह से हाइपोब्लास्ट नीचे हो जाएगा, सेल यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, एंड देन फिर फॉर्मेशन होगी मेसोडर्म की। यहाँ पे क्या बन गया, ये जो हाइपोब्लास्ट था ये बन गया एंडोडर्म, एंड देन ऊपर वाली जो लेयर थी ये बन गई एक्टोडर्म। ये एमनियोटिक कैविटी है जो ऊपर एक्टोडर्म के ऊपर है, और जो एंडोडर्म के नीचे है इसको हम कह रहे हैं यॉर्क सैक। प्रिमिटिव और सेकेंडरी यॉर्क सैक होता है, वो अलग बात है, सेकेंड आपके काम का नहीं है, अभी आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बताए हुए हैं, और इसमें क्या बताया हुआ है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क वगैरह है, और ये एंडोडर्मल सेल्स हैं जिसपे ऑफ कोर्स इम्प्लांटेशन हुई है।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है जो डेवलप करता है थ्रू सेवरल स्टेजेस इवेंचुअली बिकमिंग द कोरियन। कोरियन क्या कहते हैं? कोरियन हम कहते हैं कि जब भी हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को और ट्रोफोब्लास्ट को मिला देते हैं तो इन लेयर्स को हम कहते हैं कोरियन, कोरियोनिक प्लेट। एम्ब्रियोनिकली डिराइव्ड पोर्शन है प्लेसेंटा का। याद रखना, आपने ये याद रखना है कि जो डेसिडिया है ये एंडोथीलियम है प्रेग्नेंट वुमन की, और जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही होती है तो डेसिडिया है जो बिकम रिच होते हैं ब्लड वेसल्स में, जो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। पेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स बताया हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से क्या बन रहा होता है? एंडोडर्म ऑफ कोर्स इन एंडोथीलियम है, इनर लाइनिंग है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग बना रहा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, पेनक्रियास, ब्लडर, थायराइड ग्लैंड, ये सब किससे बन रहे होते हैं? एंडोथीलियम से बन रहे होते हैं। Trophoblast cells also include the mother's uterine cells to form the placental portion of the placenta, the decidia. Decidia क्या होता है? Decidia एंडोथीलियम पोर्शन है प्रेग्नेंट वुमेन का। पहले हम बात कर रहे थे एंडोथीलियम एंडोथीलियम करके जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही थी, अब हम बात कर रहे हैं डेसिडिया की, तो ये वही एंडोथीलियम है, बस उसको नाम अलग दे दिया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोथीलियम है इसको डेसिडिया हम कहते हैं, डेसिडियल सेल्स। ये रिच होते हैं ब्लड वेसल्स में जो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। पेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स बताया हुआ है, ऑफ कोर्स पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, फिर बिटवीन लेयर होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड देन इनर लेयर होती है एंडोडर्म। इससे कुछ ना कुछ टिश्यूज और ऑर्गन्स भी बनेंगे, उनकी कोई किस्मत होगी तो वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या बन रहा होता है? एंडोडर्म से इनर लाइनिंग बन रही होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, इंटेस्टाइन, स्टमक, ऑसोफेगस, ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक में आ गए। लिवर, पैनक्रियास, थ्राइड ग्लैंड, ब्लड है, सब एंडोडर्म से बन रहा है। मेसोडर्म इंटरमीडिएट लाइनिंग है, तो इससे बोन्स बन रहे होते हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब किससे बन रहा होता है? ये मेसोडर्म से बन रहा होता है। और एक्टोडर्म है तो ऑफकोर्स एक्टोडर्म से आपकी डर्मिस बन रही होती है, स्किन की डर्मिस बन रही होती है, टीथ बन रहे होते हैं, आईज बन रही होती है, नर्वस सिस्टम बन रहा होता है, ये सब एक्टोडर्म से बन रहा होता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की हमने बात करी है, तो फर्स्ट प्रिमिटिव स्ट्रीक कहाँ बन रहा होता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडर्म पे बन रहा होता है, एंड देन प्रिमिटिव ग्रूव होता है, इसकी वजह से अंदर सेल जा रहे होते हैं, मेसोडर्म बनता है। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, इसके सेल्स अंदर भी जा रहे होते हैं तो ऊपर भी जा रहे होते हैं, सेल्स हैं तो अंदर भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, तो ये जो ऊपर जा रहे होते हैं ना उसकी वजह से यहाँ पे एक न्यूरल प्लेट बन जाती है जो फ्यूज होती है न्यूरल ट्यूब में, देन उससे आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना होता है बेसिकली। तो दैट्स वाई एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम बनेगा, आईज बनेगी, टीथ बनेगी, डर्मिस बनेगी स्किन की। सो दैट्स सेड, आई होप कि समझ आ गया होगा कि आखिर में ये फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स कैसा होता है, गैस्ट्रुलेशन कैसा होता है, मोरेला ब्लास्टोला क्या होता है। मैंने कोशिश करी कि मैं डिटेल में पढ़ा दूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबाउट इवेंट्स ऑफ न्यूरलेशन पढ़ेंगे, न्यूरल प्लेट क्या होती है, न्यूरल फ्यूट्स क्या होता है, न्यूरल टेस्ट सेल्स क्या होते हैं, सेगमेंटेशन क्या होती है बेसिकली।